आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन का इफेक्ट, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट ऑन डेली लाइफ। सो फॉलो मी। तो बच्चों, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, तो मेनली देयर आर टू इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के। जो मेन है वो है, एक तो कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये दोनों, ठीक है। अब कोरोजन और ये रेंसिडिटी, ये दोनों ही कैसे होते हैं? नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो ऑक्सीजन एयर में नेचुरली प्रेजेंट होती है उसके कारण होती है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज एरियल ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस टाइप के जो ऑक्सीडेशन होते हैं जो नेचर में हो रहे हैं, बाय नेचुरली बाय ऑक्सीजन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोरोजन? तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच ए मेटल destroys layer by layer gradually by the action of atmospheric gases on their surface. In this process, the metal converts into undesirable compounds like sulfide, carbonates, oxides and sulfates, etc. by interaction of atmospheric gases. एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल की सरफेस पर केमिकल रिएक्शन करके ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना देती हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड्स टाइप के। तो कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सिल्वर के जो आर्टिकल हैं वो टार्निश हो जाते हैं रखे रखे। हमारे जो कॉपर के वेसल्स हैं उनमें ग्रीन कोटिंग लग जाती है, या फिर आयरन में रस्टिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन के। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कोरोजन ऑफ आयरन। सो एग्जाम्पल्स ऑफ corrosion. Tarnishing of silver, formation of green coating on the copper and bronze and rusting of आयरन। तो बच्चों, आयरन की रस्टिंग होती क्या है? जो रस्ट होती है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, पूछा जाता है, ये होता है Fe2O3X यानी इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और बनती कैसे है? केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग बहुत पूछी जाती है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग है आपके Fe प्लस O2, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, ये मिलाकर के 2Fe2O3X H2O। इसका नाम हो गया बच्चों, इसका केमिकल नाम पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके फॉर्मूले में XH2O क्यों लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट का केमिकल नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। और इसमें XH2O क्यों लिया जाता है? X क्यों लिखा जाता है? X is written before H2O because number of water molecule is not fixed.
ये ज़रूरी नहीं है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, इसीलिए इसको X2O लिखा जाता है रस्ट के फॉर्मूले को। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रस्टिंग, और वो फैक्टर्स जिनके कारण रस्टिंग बढ़ती है, ठीक है। रस्टिंग या टू इंक्रीज रस्टिंग। रस्टिंग एक बहुत बड़ा बच्चों नेचुरल, ये हमारा जो नेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल करोड़ों का सामान जो है वो रस्ट होकर के खराब हो जाता है, क्योंकि रस्टिंग में एक वीक जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको वीक कर देती है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स, तो इंक्रीज करने के लिए जो कि रस्टिंग को होते हैं। एक तो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल जितनी रिएक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें जो क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। यहाँ पे केवल एक ये रस्टिंग की कॉमन बात नहीं हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं कोरोजन की। तो सभी का जो कोरोजन होता है, हर मेटल के लिए कोरोजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ये कभी ऐसा नहीं है कि केवल रस्टिंग को ही इफेक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी ज़्यादा उसमें कोरोजन होगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज अगर ज़्यादा होगी तो रस्टिंग ज़्यादा होगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या प्योर आयरन रस्ट हो सकता है, नो, प्योर आयरन नहीं रस्ट होगा। प्योर आयरन डू नॉट रस्ट। अगर उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं तभी उसमें रस्टिंग होती है। तो इम्प्योरिटीज रस्टिंग को या कोरोजन को बढ़ा देती हैं। देन नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। देन नेक्स्ट वन है द प्रेजेंस ऑफ electrolyte and then next है presence of CO2 and SO2 या NO2 गैसेस जो होंगी, ये सभी रस्टिंग को बढ़ाती हैं, ठीक है। और देन नेक्स्ट वन है स्ट्रेंस। अगर मेटल में स्ट्रेंस होंगे, स्ट्रेंस का मतलब हुआ अगर मेटल में कट्स होंगे, बेंड्स होंगे एंड स्क्रैचेस होंगे, तो ये increase the corrosion. So these are the factors affecting the corrosion. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा पीसा टाइप के क्वेश्चंस में, कि जिस एरिया में फैक्ट्रियों में SO2 NO2 निकल रहा होगा वहाँ रस्टिंग पे क्या असर पड़ेगा, या वहाँ की फैक्ट्रियाँ जल्दी रस्टेड होकर के क्यों खराब हो जाती है, ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ। या ये गैसेस कहाँ से आ जाती हैं रस्टिंग के लिए, या CO2 एटमॉस्फेयर में रस्टिंग से कहाँ से आती है, या इनका इफेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गैसेस कहाँ से आती हैं रस्टिंग के लिए, ये H+ आयन को प्रोड्यूस करती हैं। इन सब का काम क्या होता है, रस्टिंग के लिए H+ आयन देती हैं। तब एक्चुअली रस्टिंग में क्या हो रहा था, आयरन रिएक्शन कर रहा था और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी H+ आयन्स की प्रेजेंस में आयरन रिएक्शन करता है Fe2O3 बनाने के लिए। तो जो आयरन Fe2O3 बनाता है उसको H+ आयन चाहिए। अगर H+ आयन नहीं है तो वहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। तो H+ आयन कहाँ से आते हैं, ये सारी जो गैसेस हैं ये H+ आयन प्रोड्यूस करती हैं। कैसे करती हैं, ध्यान दीजिए। CO2 + H2O इक्वल टू क्या बनेगा, H2CO3। और ये H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है काहे में, 2H+ प्लस CO2 CO3 2- तो ये रस्टिंग जो H+ आयन हैं ये रस्ट को मोटिवेट करते हैं, यानी इनको बढ़ाते हैं, रस्टिंग को या कोरोजन को बढ़ाते हैं। इसी तरह से SO2 रिएक्शन करेगा तो H2SO4 या H2SO3 बन जाएगा। SO2 + H2O ये क्या बना देगा, H2
SO3 बना देगा, तो यहाँ भी रस्टिंग होगी। H2SO3 क्या बना देगा, डिकम्पोज होके SO2 बना देगा, प्लस 2 H+ आयन, जहाँ पर भी H+ आयन बन रहे हैं वही रस्टिंग को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। इसी तरह से NO2 + H2O, ये सब क्या करते हैं, एसिड रेन, यानी एसिड रेन होगा तो रस्टिंग भी होगी, ठीक है ना बच्चों। तो HNO3 डिसोसिएट होगा काय में, H+ में और NO3- में। ये सब H+ प्रोड्यूस करते हैं पानी यानी मॉइस्चर, पानी भी ना हो, मॉइस्चर है एयर में, उस मॉइस्चर से रिएक्शन करके ये H+ आयन प्रोड्यूस कर देंगे, तो रस्टिंग को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसीलिए ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। और आपके ये पीसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं या दक्षिणा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। Then prevention of rusting या prevention of corrosion, right? इसके कई मेथड हैं। बाई बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब एक वो तरीका जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट रोक दिया जाए मेटल से। तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रिवेंटेड। इन दिस मेथड क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन विद मेटल इज प्रिवेंटेड। तो ये प्रिवेंशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट रोकने के लिए। ऑयलिंग हो सकती है, ग्रीसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्लास्टिक कोटिंग या रबर कोटिंग हो सकती है। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कर दें, ये सब ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, कुछ भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कर दिया, रबर कोटिंग हो सकती है, या फिर कोटिंग ऑफ अदर मेटल्स, कोटिंग ऑफ जिंक हो सकती है। जिंक की कोटिंग का एक स्पेशल नाम होता है गैल्वेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है कोटिंग ऑफ कॉपर का कर सकते हैं, निकल का कर सकते हैं, क्रोमियम का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, इन सब का कोटिंग कर सकते हैं। इन सब के कोटिंग करने के लिए कौन सी मेथड यूज हो सकती है, या तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा कर दें, यानी वो सेल डिफाइनिंग वाला जैसे करते हैं, जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको कैथोड बना दें और ये सारी मेटल एनोड बना दें इनको, तो ये डिपॉजिट होकर आयरन के ऊपर एक लेयर बना लेंगे। या फिर हम कर सकते हैं कोटिंग बाय डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट इन molten solution in molten zinc, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या कॉपर। पिघली हुई जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या कॉपर लेंगे, उससे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट की जाए, ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कहते हैं, उसको बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। यानी कि हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन की डायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन हो रहा था उसको रोक दिया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोक दिया, तो कोरोजन नहीं होगा। दूसरा मेथड है इसका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का हुआ कि मेटल को अपने, यानी जो आयरन मेटल है उसको उससे ज़्यादा मेटल के साथ कपल करके रख दिया गया, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने का नंबर आएगा तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और आयरन सेफ रहेगा। तो दूसरा है मेथड प्रोटेक्शन का, कौन सा बताया हमने, सैक्रिफिशियल
प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, आयरन मेटल इज कपल्ड विद, कपलिंग की जाती है मतलब उसके साथ में लगा करके रख दिया जाता है, कपल्ड विद मोर रिएक्टिव मेटल। देन आयरन, ठीक है। सो मोर रिएक्टिव मेटल इसमें भी कौन कौन सी मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव की हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकल है, इन सब के साथ कपल करेंगे, या मैग्नीशियम है, ये कोई भी, तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे। जैसे पन्ना भाई ने किया था ना, महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपने बच्चे को मरवा दिया था, वैसे ये मेटल खुद इलेक्ट्रॉन देकर के खुद मर जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। खुद मर जाएंगी मतलब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन आयरन को बचा लेंगी। सो मोर रिएक्टिव मेटल will lose electron preferably, and iron object remains safe, ठीक है। दूसरा है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो आयरन है उसको हम कैथोड बना देते हैं, और जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको एनोड बना देते हैं, और मतलब उसको सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन जब भी होगा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आयरन सुरक्षित रहेगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं आप समझिए, जैसे कोई ये आयरन पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे, तो आयरन पाइप लाइन ये ज़मीन के नीचे जा रही है। अब इसमें रस्टिंग होगी, क्योंकि ज़मीन में मिट्टी में मॉइस्चर होती है, तो रस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये खराब ना हो उसके लिए क्या करते हैं, इससे थोड़ी दूर पर कहीं पर मैग्नीशियम की प्लेट लगा देते हैं। ये मैग्नीशियम प्लेट को आयरन के साथ तार से जोड़ देते हैं। अब ये क्या हो गई, सेल बन गई, क्योंकि ये मैग्नीशियम काय का काम कर रहा है, ये एनोड का काम करेगा, और ये काय का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देने का काम नहीं करेगा, यानी अब इसकी रस्टिंग होगी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम देगा, यानी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, एयर से रिएक्शन करेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और उस एक्टिविटी में आपने क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, पैसिव लेयर होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वैसे खराब नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो मैग्नीशियम देगा, मैग्नीशियम MgO की लेयर बना देगा। MgO की लेयर क्या होगी, मैग्नीशियम तो अपने आप में प्रोटेक्टेड है, ये खुद तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको, आयरन को, क्योंकि अब आयरन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो ये देगा। जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ या किसी बड़े भाई दीदी के साथ में मार्केट जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बाद जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो कौन देता है पैसे बाजार में, आप देते हैं कि मम्मी देंगे कि पापा देंगे? आपकी जेब में पैसे भले रखे होंगे, पर पैसे देने की बारी आएगी तो मम्मी देंगी, बड़ी है ना। वही चीज़ यहाँ पे है, ये कैथोड है, तो अब ये अब अपना इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं करेगा, ये प्रेफरेबली कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको कैथोड बना दिया। अब ये जो पाइपलाइन अंदर मिट्टी के नीचे दबी हुई है, ये सुरक्षित है, इसमें कोई रस्टिंग नहीं होगी, ये खराब नहीं होगी, क्योंकि जब भी होगा मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम की प्लेट अगर बाई चांस खराब होती है, इसको उठा करके बदल दिया जाएगा, दूसरी प्लेट लगा दी जाएगी, पाइपलाइन अपनी जगह सुरक्षित रहेगी। तो वेल्सिडिटी क्या है, इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड विच गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज वेल्सिडिटी, ठीक है ना। तो उसमें फूड में अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है, और टॉक्सिक भी हो जाता है, खाने में खराब हो जाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब बेकार, खराब हो गई, गंधिता मतलब स्मेल खराब आने लगी, खराब स्मेल आने लगी फूड में, उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। सो
वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, फूड हमारा रेंसिड ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको कि हम मिला दें तो फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, उन केमिकल्स को हम क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। एंटीऑक्सीडेंट, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको खाने के लिए भी देता है, एजिंग प्रोसेस रोक देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? BHA एंड BHT एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेड पे भले ही आप कक्षा में जाते हो वहाँ से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, या और कॉमन जनरल साइंस का क्वेश्चन है, क्विज वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्यूटाइलेटेड, BHA का फुल नाम क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का फुल नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूल। ठीक है, बोथ आर स्पेशली यूज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ बटर। ये दोनों ही यानी BHA एंड BHT दोनों ही बटर की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच केमिकल इज यूज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द बटर। उसमें BHA एंड BHT कुछ शेल्फ लाइफ मतलब शेल्फ मतलब अलमारी में रखे रहने से उनकी टाइम बढ़ जाए, ड्यूरेशन बढ़ जाए, उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। ठीक है, शेल्फ SHEL, शेल्फ लाइफ। तो अमूल बटर, घी, अब जितने भी आपके बटर आते हैं अमूल के अलावा भी जो भी बटर या घी मक्खन आते हैं उन सब में ये BHA या BHT होगा। अदरवाइज क्या होता है, घर में आप देखिए रखा रहता है आपका घी ज़्यादा दिन तक, आप घर से डब्बा लाते हैं ना घी का, ज़्यादा दिन तक आपके बॉक्स में रखा रहता है बक्से के अंदर, तो उसमें स्मेल आने लगती है। लेकिन ये जो मार्केट वाले आते हैं इनमें स्मेल नहीं आती है, उसका कारण यही है कि उनमें ये BHA BHT मिला हुआ रहता है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं? बाई पैकिंग ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को हम नाइट्रोजन गैस में पैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा नमकीन के पैकेट और कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट खुले खुले आते हैं। आपको लगता है कि कहते हैं ना कि थोड़ा सा चिप्स उसमें डाल दिया और पूरा हवा भर देते हैं, वो हवा नहीं भर देते हैं, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस, एयर इज रिप्लेस फ्रॉम द पैकेट, और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन इज फिल्ड बिकॉज द नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, ये रिएक्टिव नहीं होती है तो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर देती है। रिएक्टिव नहीं है तो ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी फूड और फैट, फूड जो है और जितनी भी ऑयल एंड फैट है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन है बाई रेफ्रिजरेशन ऑफ ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड को तब भी उनमें रेसिडिटी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा घरों में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स फ्रीजर में डाल दिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक वो फ्रीजर में खराब नहीं होती है, बाहर रखे रहेंगे तो उनमें स्मेल आने लगती है, रेंसिड हो जाते हैं इसीलिए। The next one है by keeping oil and fat containing food in airtight jar। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को एयरटाइट जार में रखने से भी एयर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फूड में कम हो जाएगा। कम, अगर ऐसा खुला रखा है तो वो जल्दी रेंसिड होगा, लेकिन अगर एयर टाइट कंटेनर में रखा है तो वो कम देर में टाइम लेगा रेंसिड होने में, इसीलिए हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाई कीपिंग जार। आपने देखा होगा घर में नमकीन वगैरह जार में पलट के ऐसे करके रख दी जाती है सुरक्षित, जिससे वो ज़्यादा देर तक खराब नहीं हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन एंड रेसिडिटी। कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ।